हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हमारी क्लासेस चल रही थी कक्षा 10 की विज्ञान की। हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम है बच्चों अम्ल, क्षार और लवण। हमारा अध्याय जैसे देखा जाए तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ पॉइंट बचे हैं इसके अंदर। और मैंने आपको बताया था कि कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस उसी बात को, उसी चीज को मैं आज पूरा करने के लिए आया हूं। और आज की इस क्लास के अंदर मेरा, जहां तक मेरा चांस रहेगा, कोशिश रहेगी कि मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। जो भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, जो भी इसके क्वेश्चन बने हुए हैं, अभ्यास प्रश्न जो भी हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न बीच के जो भी बने हुए हैं, सारे के सारे मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो भी बने रहना बच्चों, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल के ऊपर, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो आप देख लेना, क्योंकि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर। जैसे आप चैनल को ओपन करोगे तो उसके अंदर प्लेलिस्ट का जैसे ऑप्शन आता है, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट खुलेगी। उसके अंदर सारी के सारे क्लासेस सेपरेट आपको मिलने वाली है। उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज और क्रम वाइज आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो कृपया पीछे की क्लासेस पहले आप देखिए, क्योंकि अगर आप पीछे की क्लासेस देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप पीछे क्लासेस कंप्लीट करके आएंगे, फिर ये अगली क्लास लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जैसे मैं अगली क्लास डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा सेशन। तो मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, उनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ में प्लस पॉइंट हमारा यह रहेगा, जो भी चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं इंपोर्टेंट, वो सारे के सारे हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो टिके रहना, लास्ट तक बने रहना, इसकी बिल्कुल मत करना बच्चों। एक एक चीज को समझना है। ठीक है, तो समझा रहा हूं। तो देखो, 3 हमारे पॉइंट हो चुके हैं, चौथा पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं। और चौथा पॉइंट रहने वाला बच्चों, जो भी मैं नोट्स बना रहा हूं, साथ साथ में आपके लिए नोट्स बना रहा हूं। बेहतरीन नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जैसे ही आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो सारी की सारी चैप्टरों की आपको एक लिस्ट और बनाई जाएगी, जिसके अंदर आपके प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पार्ट वाइज, अध्याय वाइज आपको प्लेलिस्ट बनेगी। और उसके अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको दे दी जाएगी बच्चों। और ये पीडीएफ जो रहने वाली है बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। बस मेरी उम्मीद यही है कि आप जितना मैं आपको दे रहा हूं, उससे आप दुगना मेरे को देना बच्चों। ठीक है, मैं चाहता हूं आप बेहतरीन मार्क के साथ में एग्जाम में टॉप करें, अच्छे नंबर से आप अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। उम्मीद इसी के साथ करता हूं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा सेशन। तो हमारा शुरू है, आज हमारा रहने वाले बच्चों, हमारे नोट्स के अंदर अगला टॉपिक जो है वो है आपका धोवन सोडा, धोने का सोडा। 3 चैप्टर हमने, 3 टॉपिक हमने पढ़े थे, तो चौथा पॉइंट आप लगा लीजिए बच्चों। तो शुरू करते हैं, धोने का सोडा। किससे हम शुरू करेंगे बच्चों? धोने का सोडा, या इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों? धावन सोडा, धावन सोडा। इसके सूत्र की बात मैं करूं तो सूत्र होगा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसका एक नाम और होता है बच्चों। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब किसी को थोड़े से नाम अजीब से लग रहे होंगे कि सर ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है। एक एक चीज आराम से समझनी है, क्योंकि आप जल्दी करोगे, जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि आप अभी इंटर हुए हैं 10th क्लास के अंदर, आपको थोड़ा एक बार अजीब लगेगा, लेकिन कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको बोर नहीं होने दूं और आपको सारी चीजें कंप्लीट समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये देखो क्या बोल रहा है कि दाउन सोडा होता क्या है। सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे इसके बारे में कि दाउन सोडा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूं, फिर हम इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। तो बच्चों पहले इसके बारे में नोट कीजिए कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, लिखिए सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का, धोने का सोडा प्राप्त होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, यह एक प्रकार का क्षारीय लवण होता है। लिखिए, यह एक प्रकार का
क्षारकीय, अक्षारकीय या फिर क्षारीय लवण होता है। क्षारकीय लवण होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं इसके अंदर, ज्यादा इसके अंदर थ्योरी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर इतनी थ्योरी आपको याद करनी है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके रिएक्शन क्या होती है, इसका कैसे बनाया जाता है, फिर इसके जो उपयोग हैं कि ये किस काम में आता है, हमें दाउन सोडा का उपयोग क्यों करना पड़ा, क्या कारण है कि ये हमें काम में लेना पड़ा। इसका कारण भी होता है, किसी भी चीज का बनने के पीछे कारण भी होता है बच्चों, कोई भी किसी भी सुविधा के लिए कोई चीज बनाई जाती है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इसके अंदर रिएक्शन किस प्रकार से होगी इसके अंदर, कि ये किस प्रकार से बना है। तो रिएक्शन आप लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, रिएक्शन लिखिए 2NaHCO3 2NaOH NaH आएगा, 2NaHCO3। जहां इसके अंदर देंगे बच्चों उष्मा, हीट देंगे, तो हमारे पास में क्या निकलेगा बच्चों, Na2CO3 Na2CO3 प्लस का H2O और प्लस का CO2, प्लस का CO2 यहां से फॉर्मेशन होगा। अब ये यहां से जो मिला है हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट है, Na2CO3 मिला है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यहां पर लाएंगे बच्चों, तो ये लिख दीजिए Na2CO3। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा बच्चों, इसकी रिएक्शन कराऊंगा बच्चों मैं 10 अणु के साथ में, प्लस में 10 H2O। अब यहां पर हमारे पास में क्या बना बच्चों, देखिए इसको इसमें ऐड कर देंगे, सीधा पॉइंट है, तो क्या बन जाएगा Na2CO3 पॉइंट 10 H2O। ये बन गया बच्चों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात धावन सोडा। अभी ये तो हो गया बच्चों, इसकी मैंने आपको थ्योरी बताई कि क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। मतलब धावन सोडा हमें क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है सोडियम का करंट होता है, दोबारा क्रिस्टलीकरण करेंगे, उसे अणुओं में विभाजित करेंगे, तो हमें क्या होता है बच्चों, धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का क्षारीय लवण होता है। याद रखना बच्चों, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए क्या होगा बच्चों, क्षारीय होगा। साथ साथ में पीएच स्केल भी आपको याद करनी है कि ये क्या बोल रहा है कि यह एक प्रकार का क्षारीय लवण होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब इसका फॉर्मेशन निर्माण किस प्रकार से होता है हम समझेंगे। तो इसके अंदर देखो बच्चों 2NaHCO3, यहां पर सोडियम मोनोकार्बोनेट लेंगे और इसको जैसे ही हम हीट देंगे, उष्मा में गर्म करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास में बनेगा बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। बाइकार्बोनेट बने क्यों बोला बच्चों, तो यहां पर देखिए Na2 मतलब दो अणु सोडियम के है, तो सोडियम बाई हो गया। ठीक है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके साथ में प्लस में जल निकलेगा, प्लस में CO2 गैस निकलेगी। अब यहां से हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आया, तो उसको हम यहां रखेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस यहां रखेंगे बच्चों। इसको जैसे यहां लाएंगे, अब इसकी रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर 10 अणु जल के मिलाएंगे, क्योंकि अगर ये सूखा रहेगा तो धोने लायक नहीं रहेगा, हमें क्या मिलाना पड़ेगा बच्चों, धोने के लिए जल मिलाना पड़ेगा। और जल मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 पॉइंट 10 H2O। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, धावन सोडा, सॉरी क्या हो गया बच्चों, ये धावन सोडा, धावन सोडा, या फिर आप जैसे भी नाम बोलना चाहें इसका, धोने का सोडा। अब इसके थोड़े से इसके जो भी यूजेज है, उपयोग है कि कहां कहां पर उपयोग किया जाता है, इसके उपयोग लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना, ये जो लवणों के जो भी प्रकार होते हैं किस प्रकार से होते हैं, इनको याद कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कांच, साबुन, कागज उद्योग में लिख लीजिए, कांच, साबुन, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर बिंदु है बच्चों इसके अंदर, बोरेक्स के उत्पादन में, बोरेक्स के उत्पादन में। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर बच्चों, वो है घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में। और लास्ट का एटलीस्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसका, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए धावन सोडा या फिर धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा रहेगा बच्चों क्रिस्टलन का जल।
क्रिस्टलन का जल क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। मैंने आपको ये समझा दिया, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसके उपयोग क्या होते हैं। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में किसका बच्चा उपयोग किया जाता है, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता, जल अगर कठोर अणु है उसके अंदर तो उसकी कठोरता को दूर करने के लिए बच्चों किसका उपयोग करेंगे, हम धावन सोडे का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका धावन सोडा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा एक तो टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको कि यहाँ पर जल की कठोरता दूर करने के लिए और क्रिस्टलीकरण का यहाँ पर मैंने एक नाम बताया। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। हमारा पॉइंट अगला डालिए बच्चों, इंपोर्टेंट है। क्रिस्टलन का जल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लिखिए बच्चों, क्रिस्टलन का जल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे, क्योंकि टॉपिक जो इंपोर्टेंट है वो मैं सारे आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिस्टल का जल, क्रिस्टल का जल या फिर क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल, अब क्रिस्टलन का जल क्या होता है सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे फिर हम इसको समझेंगे। पहले देखिए इसके अंदर क्या होता है कि लवण के एक सूत्र इकाई, लवण के एक सूत्र इकाई में, लिखिए लवण के एक सूत्र इकाई, एक सूत्र इकाई, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, निश्चित अणुओं की संख्या, निश्चित अणुओं की संख्या, संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या पढ़ा हमने, क्रिस्टलन का जल क्या होता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में, मतलब एक सूत्र इकाई का मतलब ये होता है बच्चों 1 ग्राम अणु में, लवण के 1 ग्राम अणु में या फिर एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, कि उसके अंदर जल के कितने अणु हैं उसकी संख्या जो होती है वो होता है आपको बच्चों क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या हो गया बच्चों, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे मैं बात करूं जलीय कॉपर सल्फेट, इसके अंदर 4 होते हैं। एक तो होता है बच्चों जलीय कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट, इनका नाम लिख लीजिए बच्चों के सभी के सभी क्रिस्टलन के जल हैं, CuSO4.5H2O। एक तो ये हो गया। दूसरा है बच्चों इसके अंदर वो है आपका धोने का सोडा, अभी मैंने आपको बताया है इसका उदाहरण धोने का सोडा, जिसके अंदर जल के अणु ज्यादा रहेंगे वो हो जाएगा क्रिस्टलन का जल। क्या बताया मैंने धोने का सोडा अभी, CuSO4, CaSO4 या फिर Na2CO3, Na2CO3.10H2O, यह भी मैंने अभी बताया है। पीओपी के बारे में मैंने बात की थी, आपकी जिप्सम के बारे में बात करते हैं। जिप्सम के बारे में मैंने आपको बताया, जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम हो गया। ठीक है, यहां पर पीओपी की बात मैं करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो क्या होता है बच्चों CaSO4.5H2O, क्योंकि इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये जिप्सम का निर्माण करेगा। ये है कुछ क्रिस्टलन के जल हैं, इनको भी याद रखना बच्चों कि क्रिस्टलन के जल क्या होते हैं। अब जो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट जो है हमारे चैप्टर का वो हम पढ़ने वाले हैं, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है और उम्मीद करूंगा इस बार भी अच्छे से इसके अंदर पैटर्न के क्वेश्चन बनेगा, इसका छोटा सा उपयोग पूछ लेगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया पूछता है जल के साथ में। आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस से, मतलब बच्चों पीओपी की बात कर रहा हूँ। और समझ में आ रही है कि समझ में आ रहा है ना बच्चों, देखो ध्यान से समझ में आएगा, है ना। ऐसे सुने बैठे रहोगे ना भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, आराम से समझो भाई, समझो अपने पुर्जों को खोलो, आराम से समझो, रिफ्रेश माइंड को करो, मुंडा धो के आओ भाई, पानी डालो, पानी डाल के आओ आंखें के ऊपर, आराम से समझो। ठीक है, समझ में आएगा सब, देखो समझ में आएगा। अब मैं बच्चों उसके अंदर बता रहा हूँ, नाम बताया मैंने आपको पीओपी के, गुरुजी और पीओपी क्या हुआ है, पीओपी क्या होता है, कि बोले गुरुजी और पीओपी क्या होता है। पीओपी कुछ नहीं है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस, वो फ्रांस और पेरिस वो पेरिस नहीं है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब प्लास्टर करेंगे और किसका, पेरिस का। तो ये होगा CaSO4.5H2O, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से हम पढ़ेंगे इसके बारे में बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर देखेंगे कि अभ्यास क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में।
ठीक है, बने रहना, भगना बिल्कुल नहीं है, कि भगोगे नुकसान आपको होगा, मुझे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है? भगोगे तो आपको नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला बच्चों। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आप भी मोटिवेट रहो। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो उम्मीद आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा आपको बेहतर मिलने वाला है। बस मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और मैं मेरा यही हौसला रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करूं, क्योंकि जैसे को तैसा, जैसा आप करोगे वैसा मैं करूंगा बच्चों, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, आज का नेक्स्ट टॉपिक हुआ आपका पीओपी। नाम लिखो बच्चों इसका, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा सा मैं इसका लिखा देता हूं। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? सबसे पहले बच्चों इसका लिखिए निर्माण। क्या लिखेंगे बच्चों? निर्माण के बारे में हम देखेंगे, निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले लिखिए इसके अंदर निर्माण, इट मींस फॉर्मेशन, कि इसका फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से, मैकेनिज्म क्या है इसकी। लिखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, लिखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके, यह जल के अणुओं का जल के अणुओं का त्याग करके एक शुष्क पदार्थ बनाता है, या अर्थात कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट CaSO4 0.5H2O। अर्धहाइड्रेट की बात करें तो आधा, अर्ध मतलब होता है बच्चों आधा जल का अणु लेना है आपको, H2O बनाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं रे? इसे पीओपी कहते हैं। ठीक है, अगला है इसकी विशेषता, गुण क्या है इसके? यह सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, जल में मिलाने पर चूर्ण होता है। सफेद रंग क्या होता है बच्चों? चूर्ण। जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम का निर्माण कर लेता है, जिप्सम का निर्माण कर लेता है, पुनः जिप्सम का निर्माण कर लेता है। ठीक है, आगे मैं देखूंगा इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसकी जल के साथ अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। अब मैं पीओपी की जल के साथ अभिक्रिया कराऊंगा, कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे ये जल में मिलाएंगे तो पुनः जिप्सम बन जाएगा। अब जब जिप्सम निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है उसको हम समझेंगे, यहाँ पर ही समझा देता हूँ, आ जाएगा इसके अंदर बच्चों। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए था जिप्सम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, किसी भी चीज से समझ सकता है आपको। तो लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की लिखिए जल के साथ अभिक्रिया, CaSO4 0.5H2O, यह है बच्चों आपका पीओपी अर्धहाइड्रेट, प्लस में 1.5 अणु जल का डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? CaSO4 0.2H2O। इसका नाम है बच्चों जिप्सम। क्या है? जिप्सम, जो मैंने आपको अभी लिखाया है। कहां पर है बच्चों? ये रहा, जिप्सम बनेगा इसके अंदर। पीछे मैंने अभी बताया है आपको, क्रिस्टलन जल के अंदर CaSO4 0.5H2O में 1.5 अणु जल का मिलाने पर हमारे पास बनेगा बच्चों CaSO4 2H2O। भाई आधा अणु जल को भी कमा 1.5 अणु जल को और मिला दिया, एक और आधा और मिला दिया, 2 अणु जल का मिल गया ना,
तो CaSO4 तो सेम को सेम पड़े ना, देखो सेम को सेम है तो यहाँ पर दो अणु जाएंगे, डेढ़ आ दो अणु, तो दो अणु जल का हो जाएगा। जय दो अणु जल का है तो क्या बन गयो जिप्सम, क्यों गो जिप्सम। अब आगे पढ़ांगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो आगे लिखिए बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बच्चों, खुशी की बात है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, फिर हम कल शुरू करेंगे धातु और अधातु के बारे में, कल हम पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे बच्चों यूजेज, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं वो हम करने वाले हैं। लिख लीजिए इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। उपयोग में से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। खिलौने बनाने में, लिखिए खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने या फिर मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में। अगला है इसके अंदर सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों आपका पीओपी के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, किस तरह आपने लिखा तो दिया हमें। अब हमको समझा दीजिए एक बार फिर से कि पीओपी आखिरकार होता क्या है। तो पीओपी बच्चों क्या होता है, यह एक अर्धहाइड्रेट होता है और इसके अंदर क्या होता है, इसको 373 डिग्री जिप्सम को 373 डिग्री गर्म करेंगे ना, तो हमारे पास में क्या बनेगा CaSO4 पॉइंट हाफ एस्टम, मतलब पीओपी बनेगा। और जैसे मैं पीओपी को वापस जल मिलाऊंगा तो वापस जिप्सम बन जाएगी। तो ये मैंने बताया कि पीओपी क्या होता है, बनने की प्रक्रिया क्या होती है बता दिया, इसका उपयोग बता दिया, जल के साथ अभिक्रिया बता दी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, या फिर जिप्सम निर्माण ही हो सकता है। आपको भ्रमित नहीं होना एग्जाम के अंदर कि सर हमको जिप्सम निर्माण की प्रक्रिया पूछ ली उसने, तो मूर्ख प्राणियों वो वही है, पीओपी की जल के साथ अभिक्रिया लिखी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्या आ गया, या तो ये दे देगा आपको कि जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, या फिर ये दे देगा जिप्सम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, या फिर ये लिख देगा कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट, उसके बारे में देखेंगे। अभ्यास प्रश्न भी है, साथ साथ ही में बीच के क्वेश्चन बने हैं चैप्टर के, वो भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो आज से हम आज इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे लास्ट। तो इसके लिखिए प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर रखेंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा आपको नोट्स के अंदर लिख रखे हैं, मैंने बता देता हूँ। पहला है बच्चों CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। पहला लिखिए CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। प्रचलित नाम क्या है, क्या है बच्चों इसका प्रचलित नाम? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए बच्चों, इसके अंदर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, समीकरण लिखिए। सोडियम, एक एक प्रश्न को नोट करना है नोटबुक के अंदर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए, तो समीकरण लिखिए 2NaHCO3, 2NaHCO3 इसका आंसर है। 2NaHCO3 गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस का H2O प्लस का CO2। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर क्या बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, गर्म कर दिया तो क्या बनेगा, सोडियम
बाइकार्बोनेट बनेगा, प्लस में जल का अणु बनेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया। ये मैंने आपको करा दी, इसको क्वेश्चन को लिख लेना बच्चों, फिर आप आंसर खुद कर लेंगे, अभी मैंने करवाया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ये मैंने आपको बता दिया, आप कर लेंगे उम्मीद करता हूं। चौथा प्रश्न है बच्चों इसके अंदर, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए बच्चों काम मिलेंगे एंटीसिड। किसका काम मिलेंगे बच्चों? एंटीसिड का उपयोग करते हैं। लिख लीजिए इसका आंसर एंटीसिड। अगला है 5 का नंबर क्वेश्चन है, वो है थोड़ा सा इंपोर्टेंट कि आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों नहीं करता? कारण दीजिए। देखिए, आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता, विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा जल करता है। जबकि वर्षा का जल करता है, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये ऊपर बताएं सारे, उम्मीद करता हूं सभी लिख लिए क्या? तो मिटान दो, तो ऊपर वाले मिटान रहा हूं, इस क्वेश्चन का ऊपर मैं आपको आंसर करवा रहा हूं। इसका देखिए ध्यान से आंसर ऊपर, इसका बच्चों ध्यान से आंसर लिखना है, आराम से समझेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है? आशु जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, कारण दीजिए। देखिए, आशु जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। देखिए, यह लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए। पूर्ण रूप लास्ट में बता दूंगा, पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है। यह पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है, आयनिक नहीं होता, आयनिक नहीं होता, क्योंकि विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है। विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है। जबकि वर्षा के जल में अम्लीय गैसें जैसे, जबकि वर्षा के जल में अम्लीय गैसें, अम्लीय गैसें आदि घुलकर, CO2 आदि घुलकर, आदि घुलकर कार्बोनिल अम्ल बनाती है। आदि घुलकर कार्बोनिल सॉरी, कार्बोनिल अम्ल बनाती है। जिससे वर्षा जल अम्लीय होता है, जिससे वर्षा जल अम्लीय होता है और H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। एक क्वेश्चन और है बच्चों इसके अंदर, वो भी लिख लीजिए कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जैसे दही बन जाता है तो पीएच का मान में क्या परिवर्तन होता है? अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अगला है, ताजे दूध का पीएच मान
क्षय होता है, लेकिन दही बनने के बाद पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब थोड़ा सा पहले आपको समझ देता हूं पहले वाले क्वेश्चन के बारे में कि अशुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, शुद्ध जल क्या होता है उसके बच्चों, उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आयन नहीं होते हैं। उससे आयन नहीं होंगे तो क्या होगा बच्चों, अगर उसके अंदर आयन ही नहीं है, अम्ल नहीं है, ओ एच आयन, एच प्लस आयन वो नहीं है, तो क्या विद्युत का चालन होगा? नहीं होगा, क्योंकि विद्युत का ट्रांसफर जो होता है, चालन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आयन ही होते हैं। अगर आयन ही नहीं होंगे तो क्या विद्युत का चालन होगा? नहीं होगा। तो देखिए यह पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आशुद्ध जल की बात कर रहा हूं। यह पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है, आयनिक नहीं होता, जबकि क्योंकि विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है। ये आपको बता दिया मैंने कि यह पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है, आयनिक नहीं होता, इसमें आयन नहीं पाए जाते हैं, जो विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है। जबकि वर्षा के जल में अम्लीय गैसें जैसे CO2 पाई जाती है, जो क्या करती हैं, ये घुल करके CO2 कार्बोनिल अम्ल बनाती है, और कार्बोनिल अम्ल क्या होता है, जल ये वर्षा में मिल जाते हैं और उसकी प्रकृति अम्लीय कर देते हैं और H प्लस आयन देते हैं। और जैसे ही आयन आएंगे तो ये क्या करेंगे बच्चों? विद्युत का चालन करेंगे। इसलिए अशुद्ध जल है विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज के चैप्टर का, और चैप्टर भी फिनिश हो गया। आगे हम कल स्टार्ट करेंगे धातु अधातु वाला। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन दही बनने के बाद उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन आता है, समझाइए। अब लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिख लीजिए, लिखिए, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, सीधा लिख लीजिए, ताजा दूध प्रकृति में हल्का सा अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। इसका किण्वन होता है, जब इसका किण्वन होता है, जब इसका किण्वन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसे दूध दही में बदल जाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे दूध जिससे दूध दही में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण इसका अम्लीय गुण बढ़ जाता है। इसके कारण इसका अम्लीय गुण बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इससे पीएच मान में और कमी आ जाती है, इससे पीएच मान में और कमी आ जाती है। ये हो गया हमारा फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का, फाइनल क्वेश्चन भी हो गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, और बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या बताया आपको कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जैसे दही बनता है तो इसमें पीएच मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब आपको समझना है तो समझिए, एक बार लास्ट समझा देता हूँ आपको मैं कि ताजा दूध क्या होता है, हल्का सा अम्लीय होता है। पीएच मान 6 की बात होगी तो देखो बच्चों 7 होता है आपका उदासीन, तो 7 से थोड़ा नजदीक होता है 6, हल्का सा अम्लीय होता है, ज्यादा अम्लीय नहीं होता है, लेकिन हल्का सा। उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? अम्लीय प्रकृति होती है। तो हल्का सा अम्लीय प्रकृति होती है। अब क्या होता है, जैसे इसका किण्वन होता है, किण्वन का मतलब क्या होता है बच्चों? दूध को हम गर्म करते हैं, और गर्म करके जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है, इसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। और जैसे ही मर जाते हैं तो वो होती है प्रोसेस, किण्वन की प्रोसेस। क्या होती है, गर्म करके किसी चीज को शुद्ध करना होती है किण्वन की प्रोसेस, कीटाणु मर जाते हैं। तो किण्वन की प्रोसेस होती है, तो उसकी क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। तो क्या होता है बच्चों,
लैक्टिक अम्ल बनता है, उसके अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हम क्या जाउन बोला हमने रास्ता नहीं बसा बोले जाउन, छाछ डालते हैं तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और जैसे लैक्टिक अम्ल बनेगा तो क्या करेगा, दूध को दही में बदल देगा। किससे बदल देता है, दही में बदल देता है। और दही में बदलने के पश्चात क्या होता है, ये इसका अम्लीय जो गुण है वो बढ़ेगा। श्योर बात है कि भाई खट्टा ज्यादा होगा तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो जैसे ही अम्लीय गुण बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, इसका पीएच मान भी इंक्रीज होगा, अर्थात पीएच का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो आई होप जितना मैंने अब आपको बताया वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज आपने समझी होगी, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझा होगा। ठीक है, तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जैसे ही मैं अगले क्लास डालूं उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।